एनवीडिया की कहानी जानते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये एक ऐसे चमत्कार की कहानी है जो शायद होता ही नहीं। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो डूबने से बाल बाल बची और आज पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज कर रही है। आज की तारीख में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू है 4.2 खरब डॉलर। अब सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा है। असल में ये दुनिया के 185 देशों की कुल जीडीपी को भी मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। लेकिन हमेशा से सब कुछ इतना आसान नहीं था। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग खुद बताते हैं कि एक वक्त था जब कंपनी बस डूबने ही वाली थी। उनके पास सिर्फ 30 दिन का कैश बचा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? कैसे एक कंपनी जो बर्बादी से सिर्फ 30 दिन दूर थी, उसने ये 4.2 खरब डॉलर का चमत्कार कर दिखाया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1996 में। उस वक्त एनवीडिया अपने सबसे बुरे सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ये उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। एनवीडिया ने अपना पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया, NV1। और ये कोई मामूली चिप नहीं थी। ये एक तरह की क्रांतिकारी चिप थी जो ग्राफिक्स, साउंड, गेम कंट्रोल सब कुछ एक साथ कर सकती थी। और तो और उस समय की गेमिंग की सबसे बड़ी कंपनी सेगा के साथ पार्टनरशिप भी हो गई। मतलब सफलता तो पक्की लग रही थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल गड़बड़ हो गई। देखिए, एनवीडिया ने अपनी चिप को कर्व्स का इस्तेमाल करके ग्राफिक्स बनाने के लिए डिजाइन किया था ताकि सब कुछ ज्यादा असली दिखे। लेकिन तभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डायरेक्ट-एक्स लॉन्च कर दिया। ये आप कह सकते हैं एक तरह का नियम था जिसने गेम डेवलपर्स को बताया कि विंडोज पीसी पर गेम्स बनाने के लिए सिर्फ ट्रायंगल्स का ही इस्तेमाल करना होगा। एनवीडिया ने कह सकते हैं गलत घोड़े पर दांव लगा दिया था। नतीजा बिल्कुल तबाही। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट-एक्स इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया, तो किसी भी डेवलपर ने एनवीडिया की चिप के लिए गेम नहीं बनाया। कंपनी ने जो 2.5 लाख चिप्स बेची थीं, उनमें से 2,49,000 वापस आ गईं। और अब एनवीडिया दिवालिया होने से बस 1 महीना दूर थी। यहां से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब जेनसेन हुआंग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई भी सुने तो कहेगा ये तो पागलपन है, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जेनसेन ने अपनी टीम से कहा कि एक नई चिप बनाओ, रिवा 128, जो माइक्रोसॉफ्ट के नियमों के हिसाब से चले। पर मुश्किल ये थी कि उनके पास इसे हार्डवेयर पर टेस्ट करने का न तो वक्त था न ही पैसा। तो उन्होंने एक ऐसा जुआ खेला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चिप को सिर्फ सॉफ्टवेयर में सिम्युलेट किया और बिना असली टेस्टिंग के सीधे लाखों यूनिट्स बनाने के लिए फैक्ट्री भेज दिया। सोचिए, एक भी गलती का मतलब था कंपनी का हमेशा के लिए बंद हो जाना। 8 हफ्ते सांसें थमी हुई थीं और जब पहली चिप आई, उसे टेस्ट किया गया तो वो एकदम परफेक्ट थी। कोई गड़बड़ नहीं, कोई कमी नहीं। वो दांव काम कर गया था। इस चिप ने तो बाजार में जैसे आग लगा दी। रिवा 128 इतनी कामयाब हुई कि लॉन्च के पहले 4 महीनों में ही इसकी 10 लाख यूनिट्स बिक गईं। ये एनवीडिया का पुनर्जन्म था। अब एनवीडिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रही थी। यहां से उनकी दूर की सोच, उनकी विजन की कहानी शुरू होती है। जेनसेन ने अब गेमिंग से बहुत आगे देखना शुरू कर दिया था। इसे समझने के लिए सीपीयू और जीपीयू का फर्क जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, सीपीयू एक बहुत ही काबिल शेफ है जो एक एक करके मुश्किल डिश बना सकता है। वहीं एनवीडिया का बनाया जीपीयू 1000 शेफ की पूरी किचन है जो एक साथ हजारों बर्गर बना सकती है। अब गेमिंग में जहां हर सेकंड लाखों छोटे छोटे काम एक साथ करने होते हैं, ये जीपीयू किसी सुपर पावर से कम नहीं था। जेनसेन को एहसास हुआ कि जिस पावर से गेम में गोली चलती है, उसी पावर से साइंस और एआई के बड़े बड़े मसले भी हल किए जा सकते हैं। इसीलिए 2006 में उन्होंने कूडा लॉन्च किया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक मास्टर की थी, एक चाबी जिसने जीपीयू की 1000 शेफ वाली किचन को सिर्फ गेमिंग से आजाद करके दुनिया के किसी भी डेवलपर के लिए खोल दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कूडा अपने वक्त से बहुत आगे था। 2006 में एआई इतना आगे नहीं बढ़ा था और दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सुपर कंप्यूटर जैसी पावर का आखिर करें क्या। 6 साल तक एनवीडिया का यह सबसे बड़ा दांव खाली जाता रहा। और फिर 2012 में सब कुछ बदल गया। दुनिया आखिरकार एनवीडिया की सोच तक पहुंच गई और यहीं से एआई क्रांति की आग लगी।
टोरंटो यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एलेक्सनेट नाम का एक एआई मॉडल बनाया। उनका मकसद था एक ऐसे कंप्यूटर को ट्रेन करना जो तस्वीरों को इंसानों की तरह पहचान सके। उन्होंने किसी बड़े सुपर कंप्यूटर का नहीं बल्कि सिर्फ एक एनवीडिया जीपीयू का इस्तेमाल किया, जिसे कूड़ा से पावर मिल रही थी। इस एआई ने दुनिया के सबसे बड़े एआई कंपटीशन में हिस्सा लिया और सबको हैरान कर दिया। एलेक्सनेट ने सिर्फ कंपटीशन नहीं जीता, उसने तो अपने सामने वालों को धूल चटा दी। इसने दुनिया को 3 चीजें साफ साफ साबित कर दी। पहला, कि एआई वाकई में सीख सकता है। दूसरा, जीपीयूज एआई को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बेहतरीन दिमाग हैं। और तीसरा, कूड़ा ही वो सीक्रेट सॉस है जो ये सब मुमकिन बनाता है। एलेक्सनेट के बाद तो जैसे एक बाढ़ आ गई। दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी को अचानक एनवीडिया की जरूरत महसूस हुई। गूगल ने अपने सर्च और ट्रांसलेशन को बेहतर बनाया, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को ट्रेन करना शुरू किया और ओपन एआई ने बड़े लैंग्वेज मॉडल बनाने शुरू कर दिए, जो बाद में चैट जीपीटी के नाम से मशहूर हुए। और अचानक ही पूरी दुनिया को वो बात समझ आई जिसे जेनसेन हुआंग ने अकेले 6 साल पहले ही देख लिया था। कूड़ा अब एक फालतू प्रोजेक्ट नहीं था, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी था। और इस तरह एनवीडिया, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ गेम्स के लिए चिप्स बनाती थी, हमारी आज की दुनिया का इंजन बन गई। आज देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक, हर बड़ी इंडस्ट्री एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पर ही चल रही है। उन्होंने वो इंजन बनाया है जिस पर आज की दुनिया दौड़ रही है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि एक लीडर के जुनून और उसकी दूर की सोच की भी है। जेनसेन हुआंग के लिए एनवीडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद है। तो सबसे अहम सवाल यही है, जिस कंपनी ने दिवालिया होने से बचकर आज की दुनिया को चलाने वाला इंजन बना दिया, वो आने वाले कल में कैसी दुनिया का निर्माण करेगी?